नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब देखिए, जब भी हरियाणा राज्य का जिक्र होता है ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले तो खेल के मैदानों में मेडल जीतते हुए धाकड़ एथलीट याद आते हैं। बिल्कुल, एथलीट, लहलहाती फसलें और एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर उभरती है। लेकिन आज हमारा उद्देश्य ना उस बुनियादी ढांचे को समझना है जिस पर ये पूरी की पूरी सफलता टिकी हुई है। यानी हम हरियाणा के संपूर्ण भूगोल की बात कर रहे हैं। एकदम सही। और ये चर्चा विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शॉर्टकट की तरह काम करेगी जो एचएसएससी या पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और उनके लिए भी जो बस उत्तर भारत की भौगोलिक संरचना को थोड़ा और करीब समझना चाहते हैं, क्योंकि भूगोल केवल पहाड़ों और नदियों के नाम रटने का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये प्राकृतिक तत्व किसी भी क्षेत्र की पहचान करते हैं। मतलब किसी भी राज्य का भूगोल ही असल में उसका इतिहास, उसकी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की नींव तय करता है। सही कहा। तो इस भौगोलिक संरचना को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें राज्य की स्थापना और इसकी जो एकदम सटीक अवस्थिति है उस पर नजर डालनी चाहिए। तो अगर हम इतिहास में जाएं, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। हाँ, और इसका कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अब अगर हम भारत के नक्शे पर इसकी स्थिति देखें तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में बसा हुआ है और इसकी सीमाएं ना एक बहुत ही अनोखा चित्र बनाती हैं। बिल्कुल, मतलब अगर आप सीमाओं का खाका खींचें, तो उत्तर में ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जी, और दक्षिण में राजस्थान का एक बड़ा विस्तार है। और पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। साथ ही इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन यहाँ एक जो सबसे बड़ा रणनीतिक पहलू है वो ये है कि यह राज्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घेरता है। हाँ, दिल्ली को तीन तरफ से घेरना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये रणनीतिक और आर्थिक नजरिए से एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरा मतलब है, ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, बल्कि एक आर्थिक गुणक है। वो कैसे, थोड़ा इसे और स्पष्ट करें? देखिए, उत्तर में हिमाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु है और पंजाब के उपजाऊ मैदान है। दक्षिण में राजस्थान की एकदम शुष्क परिस्थितियां हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश का विशाल मैदान। इन सब के बिल्कुल बीच में होने के कारण हरियाणा एक तरह का ट्रांजिशन जोन बन जाता है। यानी एक संक्रमण क्षेत्र। बिल्कुल। और दिल्ली के इतने करीब होने का सीधा सा अर्थ है कि देश के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार तक आपकी सीधी पहुंच है। यही कारण है कि यह राज्य व्यापार और औद्योगिक निवेश के लिए एक एकदम स्वाभाविक विकल्प बन गया। सीमाओं और स्थिति के बाद जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे लगता है वो है इस राज्य का भौतिक विभाजन। हाँ, क्योंकि अक्सर एक आम धारणा होती है कि हरियाणा मतलब सिर्फ समतल मैदान जहां दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत हैं। बिल्कुल, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। लेकिन जब भौतिक भूगोल को देखते हैं तो पता चलता है कि इसे मुख्य रूप से 3 अलग-अलग भागों में बाँटा गया है। इसमें सबसे पहला भाग है शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र। जो कि राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। हाँ, मुख्य रूप से पंचकुला और यमुनानगर जिलों में। ये हिमालय की सबसे बाहरी और जो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है ना, उसका हिस्सा है। और ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला भूवैज्ञानिक रूप से बहुत अहम है। ये अपेक्षाकृत बहुत युवा पहाड़ है और ये क्षेत्र न केवल जैव विविधता से भरा है, बल्कि कई महत्वपूर्ण मौसमी जलधाराओं का उद्गम स्थल भी है। यही पानी आगे चलकर मैदानी इलाकों को सींचता है। पंचकुला और यमुनानगर के इन पहाड़ी इलाकों की वजह से ही उत्तरी हिस्से में थोड़ी ज्यादा बारिश होती है। के बाद जो दूसरा भौतिक विभाग आता है वो है यमुना घग्गर का मैदानी क्षेत्र। जो कि पूरे राज्य का सबसे बड़ा भौतिक हिस्सा है। बिल्कुल, ये वही विशाल और समतल इलाका है जो पूरी तरह से कृषि का मुख्य केंद्र है। और फिर इस मैदान के बाद तीसरा हिस्सा आता है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। हाँ, जो दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, मुख्य रूप से महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसपास। तो मतलब देखिए कितनी विविधता है। उत्तर में नई शिवालिक पहाड़ियाँ, बीच में विशाल उपजाऊ मैदान और दक्षिण में पुरानी अरावली की पहाड़ियाँ। ये सच में एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। फोल्ड माउंटेन्स। हाँ, और करोड़ों सालों के अपरदन के कारण अब ये बस घिसी हुई पहाड़ियों के रूप में बची है। उत्तर की नई शिवालिक और दक्षिण की प्राचीन अरावली के बीच का जो ये मैदान है, असल में ये एक बहुत बड़ा जलोढ़ गर्त है। एलोवियल ट्रफ। बिल्कुल, जिसे नदियों ने हजारों सालों में मिट्टी लाकर भरा है।
इसीलिए ये मध्य भाग खेती के लिए इतना बेहतरीन है। और पर्वतों की बात चली रही है, तो एक बहुत ही जरूरी तथ्य सामने आता है जो परीक्षा देने वालों के लिए बहुत काम का है। हाँ, राज्य की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रही हैं आप। एकदम सही। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम करो पीक्स है। करो पीक, हाँ। यह चोटी पंचकुला जिले में शिवालिक पर्वतमाला की मोरनी पहाड़ियों में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1467 मीटर है। यह तथ्य अपने आप में साबित करता है कि राज्य सिर्फ समतल नहीं है, यहाँ अच्छी खासी ऊंचाई का अंतर भी है। और देखिए, जहाँ पहाड़ और ढलान होते हैं, उसका सीधा असर वहाँ की नदियों पर पड़ता है। बिल्कुल, ढलान ही तो तय करती है कि नदियां कहाँ बहेंगी। सही बात है। जल संसाधन किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होते हैं। और जब हम यहाँ के नदी तंत्र को देखते हैं, तो दो नदियां सबसे प्रमुख हैं। हाँ, और इसमें सबसे पहला नाम आता है यमुना नदी का। ये राज्य की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख नदी है। और इसका एक बहुत बड़ा भौगोलिक काम ये है कि ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक पूर्वी सीमा बनाती है। ये हिमालय से निकलती है और यमुना के समानांतर एक और नदी का बहुत महत्व है, घग्गर नदी। लेकिन यमुना और घग्गर में एक बहुत बड़ा अंतर है। घग्गर एक मौसमी या बरसाती नदी है। हाँ, जो मुख्य रूप से मॉनसून के दौरान ही बहती है। बिल्कुल। यमुना एक ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है, मतलब इसमें साल भर पानी रहता है। ये पूर्वी हिस्सों में सिंचाई का बहुत पक्का आधार है। दूसरी तरफ घग्गर बारिश पर निर्भर है। और इसी वजह से राज्य को नहरों का एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क बनाना पड़ा ताकि उन इलाकों तक भी पानी पहुंचे जहां बारहमासी नदियां नहीं हैं। एकदम सही। और नदियों के इस पानी की अहमियत तब और समझ आती है जब हम यहाँ की जलवायु को देखते हैं। हाँ, हरियाणा की जलवायु को महाद्वीपीय प्रकार यानी कॉन्टिनेंटल टाइप कहा गया है, जिसका मतलब है मौसम में बहुत ज्यादा चरम स्थितियां। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना एक आम बात है। और सर्दियों में वही तापमान गिरकर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। और बारिश भी बहुत सीमित होती है। पूरे साल का औसत सिर्फ 400 से 600 मिलीमीटर के बीच रहता है। जो कि पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है। इस जलवायु का मुख्य कारण समुद्र से इसकी दूरी है। समुद्र तट से बहुत दूर होने के कारण यहाँ की जमीन गर्मियों में बहुत तेजी से गर्म होती है और सर्दियों में उतनी ही तेजी से ठंडी। और इतनी कम बारिश का मतलब है कि ये एक अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड क्षेत्र है। बिल्कुल। इतनी भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड और कम बारिश, ये सब मिलकर खेती के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल बनाते हैं। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। मतलब एक तरफ इतना चरम मौसम है और दूसरी तरफ यही राज्य पूरे देश के सबसे प्रमुख कृषि उत्पादकों में से एक है। दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी ही इस कृषि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। सदियों से यमुना और घग्गर जैसी नदियों ने पहाड़ों से गाद और उपजाऊ मिट्टी लाकर यहाँ बिछाई है। इस मिट्टी में पानी सोखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। और पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। वहीं जो रेतीली मिट्टी है वो पानी जल्दी सोख तो लेती है, लेकिन रोक कर नहीं रख पाती। इसीलिए जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जल सघन फसलें आराम से उगाई जाती हैं, जबकि रेतीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में अलग तरह की खेती होती है। और इन्हीं अलग अलग रणनीतियों का नतीजा है कि यहाँ गेहूं, धान, बाजरा, सरसों और कपास जैसी प्रमुख फसलें होती हैं। नहरों और ट्यूबवेल की मदद से गेहूं और धान का भारी उत्पादन होता है। और रेतीली मिट्टी वाले जो शुष्क इलाके हैं, वहाँ कम पानी में उगने वाले बाजरा और सरसों की बेहतरीन खेती की जाती है। इसी उपजाऊ मिट्टी और कृषि तकनीकों के शानदार तालमेल के कारण ही हरियाणा को बड़े गर्व से भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। बिल्कुल, भारत का अन्न भंडार एक छोटे से राज्य का पूरे देश की खाद्य सुरक्षा में इतना बड़ा योगदान देना सच में कमाल की बात है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान ने कैसे चरम तापमान और कम बारिश जैसी भौगोलिक चुनौतियों को अपने पक्ष में मोड़ लिया। लेकिन सिर्फ खेतों तक ही ये भूगोल सीमित नहीं है। यहाँ की पारिस्थितिकी, पर्यटन और खनिज संपदा पर भी बात करना जरूरी है। बिल्कुल। राज्य में कई प्रमुख झीलें और राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर, फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों के बीच बनी बड़खल झील और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि पक्षी संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर मशहूर है। इन जगहों का महत्व बहुत बड़ा है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर होने के कारण सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षियों का घर बन जाता है। और बड़खल झील जैसी जगहें
स्थानीय भूजल को रिचार्ज करने में मदद करती हैं। और जब हम अरावली की बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिणी हरियाणा का अरावली क्षेत्र औद्योगिक और खनिज विकास का भी बड़ा केंद्र है। हाँ, पत्थरों और खनिजों से भरा हुआ ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था को एक अलग ही रफ्तार देता है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर आज प्रमुख इंडस्ट्रियल हब बन चुके हैं। और इस मॉडल की नींव भी भूगोल ही है। अरावली की चट्टानों ने निर्माण सामग्री दी और दिल्ली से सटे होने के कारण इन दक्षिणी जिलों में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने कारखाने लगाए। मतलब कृषि योग्य भूमि को बचाते हुए बंजर या चट्टानी जमीन का उपयोग उद्योगों के लिए किया गया। ये एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति रही है। जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत विविधता मिली। तो इस पूरी चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण तथ्य देखे। बिल्कुल जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बिल्कुल, ये जरूरी है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो पूर्वी सीमा भी बनाती है। दूसरा मुख्य बिंदु, राज्य की सबसे ऊंची चोटी वो है करो पीक, जो शिवालिक क्षेत्र की मोरनी पहाड़ियों में है। तीसरा, मुख्य मिट्टी, वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसने इसे भारत का अन्न भंडार बनाया। और अंत में जलवायु, वो है महाद्वीपीय प्रकार की, यानी कड़ाके की ठंड और भीषण गर्मी। तो इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हरियाणा का भूगोल कितनी असाधारण विविधता समेटे हुए है। बिल्कुल, उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां, बीच में उपजाऊ मैदान और दक्षिण में खनिज से भरे अरावली के पहाड़। और ये सब मात्र 44,212 किलोमीटर के भीतर। लेकिन इस पूरी भौगोलिक सफलता के साथ एक बहुत ही विचारणीय बात भी जुड़ी हुई है जिस पर हमें ध्यान देना ही होगा। वो क्या? हमने देखा कि ये अन्न भंडार का दर्जा मिट्टी और नदियों के बेहतरीन उपयोग से मिला है, लेकिन आज जब जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून बदल रहा है और बहुत ज्यादा खेती के कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, सवाल ये कि क्या ये भौगोलिक संरचना जिसने इस राज्य को सबसे प्रमुख कृषि राज्य बनाया, क्या वो भविष्य में इस भारी दबाव को झेल पाएगी? बिल्कुल, या फिर आने वाले समय में इस राज्य को अपनी इसी भूगोल के कारण अपनी कृषि पहचान को नए सिरे से खोजना होगा। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमारे सुनने वालों को जरूर सोचना चाहिए। ये सिर्फ भूगोल का नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का सवाल है। जल, मिट्टी और जलवायु का जो ये नाजुक संतुलन है, इसे बनाए रखना आगे की सबसे बड़ी चुनौती होगी। एकदम सही। तो इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ फिर से गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए निरंतर सीखते रहें।